जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है 2024-25 के लिए उसके गणित का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे। देखिए, मॉडल पेपर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को कंप्लीट करोगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयारी करते हो तो 4-5 सब्जेक्टिव भी फिक्स रहता है। तो इसीलिए आप लोग मॉडल पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा बिल्कुल ट्रिक मेथड से कराऊंगा, ट्रिकली करवाऊंगा और छोटे छोटे पार्ट में करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मेरा मकसद बहुत बड़ा वीडियोस बना करके आपको बोर करना नहीं, छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं समझाने का काम करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें सबसे पहला सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे कह रहा है कि पी एक्स है। ठीक है, x² - 27 के शून्यक कौन से होंगे। तो देखिए, शून्यक का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो भी आंसर होगा आपका, यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में क्या आंसर आपका हो सकता है। तो जो भी आंसर होगा वो x का वैल्यू ही तो देगा, वो x का क्या देगा, वैल्यू ही तो देगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारा x का स्क्वायर है और इस 27 को शून्यक निकालने बोला है ना, देखिए हम ऐसे निकालेंगे, x² - 27 शून्यक निकालने बोला, शून्य के बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 27 उधर जाकर के +27 हो जाएगा। इतना तक तो आप लोग को क्लियर ही होगा। जब आप स्क्वायर को हटाते हो तो ये इधर जाकर के रूट चढ़ जाता है, और रूट का मतलब होता है कि एक बार, अब देखिए 27 हो गया, पहले 27 को सॉल्व करेंगे, 3 × 3, 3 × 9 × 27, यानी कि 3 हम 3 बार लिख सकते हैं। इस 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 भाग में, 3 × 9, 9 × 27, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर में जो रहता है उसका डबल पेयर, यानी कि 2 पेयर का एक पेयर आपका बाहर हो जाता है। तो एक पेयर बन गया यहाँ पे 3 × 3, तो 2 3 का 1 3 बाहर होता है। इसका कोई भी जोड़ीदार नहीं बचा यहाँ पर, इसलिए ये बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 3√3, अब देखिए 3√3 यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, 3√3 यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3√3 हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी रूट का आंसर आता है ना, वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आता है। तो जहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 3√3 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों में होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका यहाँ पे यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें कितने शून्य होंगे। देखिए 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो 3 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए ये अनंत होता है, याद रखिएगा, ये सब याद करने वाले सवाल है। ठीक है, कितने होते हैं, अनंत होते हैं, ये तो पता है। अब बोला है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक का मतलब समझते हैं, लगातार, जैसे क्रमिक सम संख्या जैसे कि 2 है 4 है, 2 के बाद सम संख्या 4 आएगा, लेकिन देखिए 2 के बाद 3 होता है, लेकिन हम 3 नहीं लेंगे। ये क्या बोला है, सम संख्या होनी चाहिए, तो 3 नहीं होगा। 2 के बाद डायरेक्ट 4 जाएंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो क्रमिक बोला है। अगर आप 2 लीजिएगा तो 2 4 लेना होगा, या तो आप 6 8 ले लीजिए, बात एक ही है, लेकिन आपको क्रम में लेना होगा। तो क्रम में हम 2 4 मान लेते हैं, यह आसान पड़ेगा। 2 4 दोनों सम संख्याएं, क्रमिक भी है। चलिए, अब बोला ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप 2 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 1 कम 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तोड़ेंगे, दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका होता है वो 2 ही होता है। बात समझ में आई। दूसरा ट्रिक हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। जैसे बोला 2 क्रमिक सम संख्या, आप लिख लीजिए ना 2 4, अब इनमें से बोला है हाईएस्ट यानी एचसीएफ, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 5 क्या 2 4 को काटेगा, नहीं काटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 काटेगा, नहीं काटेगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन 1 काटेगा, 1 2 से भी काटेगा, 1 4 को भी काटेगा और 2 भी काटेगा, लेकिन हमें क्या लेना है, हाईएस्ट बड़ा लेना है, तो छोटा वाला लेंगे नहीं, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है,
बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे आएगा ना, सॉरी, हाँ 5 पे आएंगे। चलिए, कह रहा है आपसे दो चरों एक्स वाई रैखिक समीकरण ए एक्स वाई प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। ये भी एकदम बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोगों को रट लेना है। ये सब सवाल आप लोगों का रटने वाला सवाल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनगिनत, यानी कि इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है असंगत समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। अब ये निरूपित रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, तो ये भी समानांतर होती है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है, एकदम हू बहू आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 एक मूल है। अब बताइए इसका मूल बताना है। मूल का मतलब समझ रहे, मतलब एक जो एक्स का जो वैल्यू है ना, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब ये वाला जो समीकरण है इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 2 है बराबर 0। हम इसको नहीं बनाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर ऐसा पुटअप कीजिए, ऐसा पुटअप कीजिए कि जिसका हल 0 आ जाए, ठीक है। तो कैसा आप एक्स का वैल्यू रखोगे, आप यहाँ पे 0 रख दोगे, मेरा बात सुनिए, आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर 0 रख दो, 0 का स्क्वायर, 0 को 3 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू, मतलब ये 0 नहीं आया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 0 के बराबर तो नहीं हुआ, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। -1 भी रखोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप 2 रखोगे ना, जब आप 2 वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा। आप रख के देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हमें क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 और 2 6 पहले से, तो 6 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 0, आ गया 0। तो ऑप्शन सी रखने से 0 मेरा आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी वहाँ पर रख करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन से काम कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। सिंपल सी बात है, विषम संख्या होना चाहिए लगातार। जैसे 15 के बाद कौन आएगा, 17, 16 नहीं लेना है, 9 के बाद 11 लेना है, 10 नहीं लेना है, 13 के बाद 15 लेना है, 14 नहीं लेना है, 11 के बाद 13 लेना है। लेकिन अब बोल रहा है कि उनके जो वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए, 290 होना चाहिए। बात समझ में आई? उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि भैया जो है ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, देखिए बोला है कि इनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए। 11 का जब आप वर्ग करोगे तो 121, और 13 का वर्ग करोगे तो 169, 9 1 10 का 0 हाथ में रहा, 1 6 2 8 और 1 9 2 और 1 3, 390 आ गया। सॉरी 290 ना, 6 2 8 1 1 2 ना होगा, हम भी 3 कर दिए, 290 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आप जयपुर पे पढ़ने वाले बच्चे हैं और जयपुर के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि भैया बोला है कि दोनों का योग होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए। अच्छा भाई 0 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए इसका अगर आप इकाई का अंक करो, 7 7 49, 9 आ रहा है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 आ रहा है, 9 5 14 का 4 आ रहा है। क्या इकाई का अंक 9 है? नहीं है भैया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए दूसरा हम देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 9 9 81, 1 आ जाएगा इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। भैया ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करिए इसका 25, ठीक है, और 3 तिहाई 9, 9 5 14 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है। भैया ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका इकाई का अंक देखिए आप, ठीक है। 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 1 एकम कितना, 1 9 1 10 का 0, देखिए 0 आ गया इकाई का अंक, यही आंसर होगा। तो आप इकाई के अंक पे भी काम कर सकते हो, या नहीं तो अगर आप चाहो तो सबका स्क्वायर याद रख, आप सीधा सीधा स्क्वायर याद करो ना भाई। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, सीधा सीधा याद रखिए ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 20 तक का तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस तरह से आप लोग वहाँ पे एक एक करके फिर चेक करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप एक एक करके इसको चेकआउट कर सकते हो। अब अगले सवाल पे अगर हम आए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है एपी के है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई सीढ़ी है, ठीक है। आप जब बांस की सीढ़ी देखोगे या लोहे की सीढ़ी देखोगे तो वहाँ पे जो बीच में स्पॉक होता है, जो चढ़ने वाली जो डंटियाँ होती है वो समान दूरी पे होती है। तो उसी प्रकार से अगर ये हमारा एपी होगा तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, दूरी का मतलब जो गैप होता है वो सेम होगा।
वरना फिर वो AP नहीं कहलाएगा, वरना वो AP नहीं कहलाएगा मेरे भाई। चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन AP में, आपको दिखाते हैं। देखिए 2 और 4 के बीच का गैप कितना है, 2 का है। 4 और 8 के बीच का 8 का है। क्या ये गैप सेम है? नहीं है, ख़त्म हो गया ये, पहले यहीं पे ख़त्म हो गया। आइए दूसरा को चेक करते हैं। 1 और 3 के बीच का गैप 2 का, यहाँ पे गैप कितना का हो गया, 6 का गैप हो गया भैया। चलिए ये भी यहीं पे क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया, गैप सेम नहीं है। आइए यहाँ पे देखेंगे -10 और -6 कितना का गैप हो गया, 4 का गैप हो गया। सीधा सीधा 4 का गैप रखिए ना। अच्छा 6 में से फिर 4 कम हो गया, -2, फिर यहाँ पे 4 कम हो गया, -2, देखिए -2, फिर -1, फिर क्या हो जाएगा, 0 में पहुँचेगा, फिर 1 में पहुँचेगा, है ना, और फिर 2 में पहुँचेगा। ठीक है, तो सॉरी -2 से पहले 1 में जाएगा ना, -2 से फिर 1 में जाएगा, फिर 0 में, फिर 1 में। यहाँ से भाई 4 का गैप हो रहा है, यहाँ भी 4 का गैप हो गया भैया। तो भैया 4 का गैप चल रहा है, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इनका गैप जो है वो सेम है। तो जिसका गैप सेम होता है ना, तो वो उसका आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप गैप निकालने का तरीका भी होता है कि आप जो है दूसरे वाले को पहले वाले में घटाओ, तो उसका जो है आपका डी का वैल्यू आपका निकल जाता है। जैसे डी हम लोग निकालते हैं ना, डी, इसको हम लोग गैप को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी बराबर होता है A2 - A1। आप इसको इससे घटाओ, आपका गैप निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि वो गैप लेके चल रहा है कि नहीं, उतना का गैप सब में है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो वो AP है, नहीं है तो वो AP नहीं। इसी बात को हमने सिंपल में आपको समझा दिया कि आप सबका दूरी देखो, सबका दूरी सेम सेम है कि नहीं। अगर सबका दूरी सेम सेम है तो वो AP में है, अगर सेम नहीं है तो वो AP में नहीं है। मान लीजिए कि आप सॉरी वहाँ पे ध्यान समझिए, मान लीजिए कि आप इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, माइनस वाले में फंस गए। भैया हम तो फंस गए। अच्छा ठीक है, फंस गए ना, आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना बचेगा, 3, और यहाँ से यहाँ का गैप कितना हो जाएगा, 5। क्या ये AP है? नहीं भैया, ये कैसे हो जाएगा AP, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब 3 ऑप्शन आपका नहीं हुआ, जो बचेगा वही ना आंसर होगा। तो काहे के लिए इसको हम चेक करेंगे। मान लीजिए कि माइनस वाला है, आपसे गलती भी हो सकता है, तो हम उतना दिमाग क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन सी आंसर करेंगे। क्योंकि जब हमारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही ना हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 10वां सवाल में बोला है कि 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 18वें पद का मतलब A18 निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोला है A18 निकालें। A का मान कितना है, पहला वाला को A बोलते हैं, यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, n का मान कितना, 18 पद निकालना है आपको, तो 18 - 1 × D कितना होता है, बीच का दूरी। देखिए यहाँ पे 3 का दूरी चल रहा है, इसलिए ये AP है, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 18 में से 1 घटेगा, 17 हो जाएगा। 17 को 3 से गुना कीजिएगा, 17 × 3 = 51। 51 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 52। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने 13 मिनट का वीडियोस बनाया है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और धीरे धीरे आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। और जितने भी आपके मॉडल पेपर होंगे, साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, संस्कृत के, सबको ट्रिक से याद करवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।